सूर्यांश स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पुरुषोत्तम कुमार पाठक। आज के इस वीडियो में हम लोग मॉडल सेट 2 पर चर्चा करेंगे। विषय अर्थशास्त्र, क्लास 12। इसका पहला प्रश्न है, आर्थिक एजेंट कौन होते हैं? तो आर्थिक निर्णय वाले व्यक्ति या संस्था आर्थिक एजेंट होते हैं, जैसे उपभोक्ता। राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए, दूसरा प्रश्न है। इसका उत्तर होगा साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। कहने का मतलब हुआ कि राष्ट्रीय आय बराबर एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तीसरा प्रश्न है, नकद निधि अनुपात सीआरआर से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कैश रिजर्व रेशियो? इसका उत्तर होगा व्यावसायिक बैंकों के द्वारा अपनी कुल जमा का वह भाग जिसे केंद्रीय बैंक के पास नगद रूप में रखा जाता है, नकद निधि अनुपात कहलाता है। जैसे मान लिया जाए कि अगर कोई बैंक के पास कुल जमा 100 रुपया है और उसमें से 20 रुपए अगर वह केंद्रीय बैंक के पास नगद रूप में वो रख रहा है तो सीआरआर होगा 20% या 0.2। सरकारी बजट से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गवर्नमेंट बजट? उत्तर होगा एक वर्ष में सरकार की आय और व्यय का पूर्ण विवरण या लेखा जोखा सरकारी बजट कहलाता है। पांचवा प्रश्न है, राजस्व प्राप्ति से आप क्या समझते हैं? उत्तर होगा इसका सरकार की गैर प्रतिदेय प्राप्तियां राजस्व प्राप्तियां कहलाती हैं। यहाँ पर एक टर्म है गैर प्रतिदेय। गैर प्रतिदेय मतलब जब हम किसी को कुछ पैसा देते हैं और वहां से अगर रिटर्न होने के लिए हम दावा नहीं करते हैं तो उसे हम लोग गैर प्रतिदेय कहते हैं। कहने का मतलब हुआ कि सरकार को जनता के द्वारा जो कर भुगतान किया जाता है तो वह एक प्रकार से सरकार की प्राप्ति होती है और उस सरकार की प्राप्ति के एगेंस्ट में जनता पुनः दावा नहीं कर सकती है कि आप उसे रिटर्न करें। इसलिए कहते हैं कि सरकार की गैर प्रतिदेय प्राप्तियां राजस्व प्राप्तियां कहलाती हैं, अर्थात इसे पाने के लिए सरकार से पुनः दावा नहीं किया जा सकता। दूसरा है, समग्र मांग क्या है? अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं की कुल मांग को समग्र मांग कहा जाता है। सातवां है, व्यापार संतुलन क्या है? किसी देश के निर्यात और आयात के मूल्यों का अंतर व्यापार संतुलन कहलाता है। अति लघुत्तरीय प्रश्न है, जिसमें 8वां प्रश्न है, 1929 ईस्वी की विश्व की महामंदी का वर्णन कीजिए। तो विश्व की महामंदी अमेरिका तथा यूरोप के देशों में शुरू हुई थी 1929 ईस्वी में और ये लगभग पूरे विश्व में फैली थी और इसका प्रभाव कई वर्षों तक रहा था। इस मंदी में उत्पादन में भारी कमी आई थी और बेरोजगारी में भी वृद्धि हो गई थी। उदाहरण की अगर हम बात करें तो देखें कि संयुक्त राज्य अमेरिका में 1929 से 1933 ईस्वी तक बेरोजगारी की दर 3% से बढ़कर 25% हो गई थी और समस्त उत्पादन में 33% की गिरावट आई थी। 9वां प्रश्न है, वस्तु विनिमय प्रणाली के किसी एक दोष का वर्णन कीजिए। तो वस्तु विनिमय प्रणाली का एक दोष यह है कि इसमें आवश्यकता के दोहरे सहयोग का अभाव होता है। वस्तुओं के लेन देन में दो ऐसे व्यक्तियों की तलाश की जाती है जिनके पास एक दूसरे की आवश्यकता की वस्तु उपलब्ध हो। कहने का मतलब यहाँ पर है, इसको हम एक उदाहरण से समझे कि अगर एक अर्थशास्त्र के शिक्षक को अगर अपना बाल कटवाना है तो उससे उस व्यक्ति की तलाश करनी होगी जो बाल काटना जानता हो और उसे अर्थशास्त्र पढ़ना हो। 10वां प्रश्न है, प्रत्यक्ष कर को उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर, सरकार द्वारा वसूल किए जाने वाले पैसे कर जिसका भुगतान वही व्यक्ति या संस्था करता है जिस पर वह लगाया जाता है। तो हम ये दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष कर का करापात और कराघात एक ही व्यक्ति या संस्था पर पड़ता है। प्रत्यक्ष कर लोगों की आय पर लगाया जा सकता है, संपत्ति पर लगाया जा सकता है या लोगों को मिलने वाला किसी उपहार पर लगाया जा सकता है या फिर फर्म के शुद्ध लाभ पर लगाया जा सकता है। तो आय पर लगने वाले कर को हम आयकर कहते हैं, संपत्ति पर लगने वाले कर को संपत्ति कर कहते हैं और लोगों के मिलने वाले उपहार पर लगने वाले कर को उपहार कर कहते हैं और फर्म के शुद्ध लाभ पर लगने वाले कर को हम निगम कर कहते हैं। 11वां प्रश्न है, स्टॉक और प्रवाह को परिभाषित कीजिए। स्टॉक, जब किसी चर की गणना समय के एक निश्चित बिंदु पर की जाती है तब उसे स्टॉकचर कहा जाता है, जैसे मुद्रा की पूर्ति, संपत्ति, फैक्ट्री के भवन, मशीन आदि। प्रवाह, जब किसी चर की गणना समयावधि मतलब एक सप्ताह, प्रतिदिन, प्रति सप्ताह, प्रति वर्ष, प्रति माह
इस प्रकार से समय की अगर आप गणना कर रहे होते हैं तो उसको हम समयावधि कहते हैं, तब उसे प्रवाहचर कहा जाता है। तो प्रवाह को हम परिभाषित कर सकते हैं कि स्टॉक में परिवर्तन के रूप में, जैसे राष्ट्रीय आय, पूंजी निर्माण आदि। 12वां प्रश्न है, समष्टि अर्थशास्त्र के अर्थ को समझाइए। इलस्ट्रेट द मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। समष्टि अर्थशास्त्र में प्रयुक्त शब्द समष्टि के लिए अंग्रेजी का शब्द मैक्रो का प्रयोग हुआ है। मैक्रो, MACRO शब्द मैक्रो की उत्पत्ति ग्रीक भाषा मैक्रस से हुई है, जिसका अर्थ विशाल होता है। इस प्रकार समष्टि अर्थशास्त्र में वैसे समग्र आर्थिक चरों का अध्ययन किया जाता है जिनका संबंध पूरी अर्थव्यवस्था से होता है, जैसे समग्र पूर्ति, सामान्य कीमत स्तर और बेरोजगारी, मुद्रास्फीति इत्यादि समष्टि आर्थिक चर हैं और इनका अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र में होता है। समग्र मांग के घटकों को लिखिए। 13वां प्रश्न है, तो समग्र मांग के घटक हैं अंतिम निजी उपभोग व्यय, निजी निवेश, सरकारी व्यय और शुद्ध निर्यात। शुद्ध निर्यात मतलब निर्यात और आयात का अंतर। 14वां प्रश्न है, भुगतान शेष के चालू खाते के घटकों को लिखिए। तो भुगतान शेष के चालू खाते के घटक हैं, पहला वस्तुओं का निर्यात और आयात, इसे हम दृश्य मद कहते हैं, और दूसरा है सेवाओं का निर्यात और आयात, इसे अदृश्य मद कहा जाता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, यहाँ पर 5 प्रश्न होंगे और 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला है वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो वास्तविक प्रवाह आय के वर्तुल प्रवाह में उत्पादित वस्तुएं उत्पादन के साधनों का भौतिक प्रवाह एक क्षेत्रक से दूसरे क्षेत्रक के बीच होता है, तो इसे वास्तविक प्रवाह कहते हैं। जैसे आप इस चित्र में आप देख रहे हैं, यहाँ पर 2 क्षेत्रक हैं, पारिवारिक और फर्म। तो आप देख रहे हैं कि फर्म जो है वो फर्म के द्वारा उत्पादित वस्तुएं सेवाएं पारिवारिक क्षेत्र की ओर प्रवाहित हो रही हैं। कहने का मतलब हुआ पारिवारिक क्षेत्र फर्म क्षेत्र के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का उपभोग कर रहा है और पारिवारिक क्षेत्र उत्पादन के साधनों को फर्म क्षेत्र की ओर प्रोवाइड कर रहा है। इसका मतलब हुआ उत्पादन के साधन जो है पारिवारिक क्षेत्र से फर्म क्षेत्र की ओर प्रवाहित होते हैं। दूसरा है मौद्रिक प्रवाह। आय के वर्तुल प्रवाह में जब उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों तथा साधनों की कीमतों का प्रवाह एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के बीच होता है, इसे हम मौद्रिक प्रवाह कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब पारिवारिक क्षेत्र फर्म के द्वारा उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं को लेगा तो पारिवारिक क्षेत्र उसके बदले में वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य को फर्म क्षेत्र को देगा। तो यहाँ पर वस्तु एवं सेवाओं की कीमतें जो है वो पारिवारिक क्षेत्र से फर्म क्षेत्र की ओर प्रवाहित होती हैं और साधनों की कीमतें फर्म क्षेत्र से पारिवारिक क्षेत्र की ओर, तो ये मौद्रिक प्रवाह है। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित आंकड़ा से आय विधि से साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद की गणना करें। साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद, तो सबसे पहले हम लोग सकल घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर निकालेंगे। तो बाजार कीमत पर निकालने के लिए आय विधि से है, इसमें कर्मचारियों का पारिश्रमिक, ब्याज, लगान, लाभ और स्वरोजगार से मिश्रित आय को ऐड करेंगे तो वह होगा बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। और उसके बाद शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को हमको माइनस करना होगा, तभी साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद की गणना होगी। तो यहाँ पर GDP एट मार्केट प्राइस, कर्मचारियों का पारिश्रमिक, ब्याज, लगान, लाभ, स्वरोजगार से मिश्रित आय, तो इसको 13,300 करोड़ रुपए, 1,500, 1,000, 1,500, 16,100, इन सबों को जोड़ेंगे तो आपका आएगा 33,400 करोड़ रुपए। ये हुआ GDP एट मार्केट प्राइस। तो GDP एट मार्केट प्राइस में शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को माइनस करेंगे। तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर क्या है? अप्रत्यक्ष कर माइनस सहायकी, या शुद्ध अप्रत्यक्ष कर बराबर 800 माइनस 300 बराबर 500 करोड़ रुपए। तो GDP एट फैक्टर कॉस्ट क्या होगा? GDP एट मार्केट प्राइस माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर इक्वल टू 33,400 करोड़ माइनस 500 करोड़ बराबर 32,900 करोड़ रुपए। ये आपका 17वां प्रश्न है, मुद्रा के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो मुद्रा के 4 कार्य, पहला विनिमय का साधन। विनिमय का साधन कहने का मतलब है कि मुद्रा के रूप में हम वस्तु एवं सेवाओं के लेन देन करते हैं, अर्थात यह लेन देन की प्रक्रिया को आसान बनाती है। दूसरा लेखे की इकाई। लेखे की इकाई से तात्पर्य है कि वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को हम मौद्रिक इकाई में व्यक्त करते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि एक समोसा की कीमत 5 रुपए है, तो इसका मतलब है कि एक समोसा का
विनिमय रुपए की 5 इकाई से किया जा सकता है। मूल्य का संचय, इससे तात्पर्य है कि धन को हम मुद्रा के रूप में संचय कर सकते हैं और इसका कारण यह है कि मुद्रा जो है वो टिकाऊ है और मुद्रा की संचय लागत बहुत कम है, ये स्थान भी कम घेरती है। चौथा है भावी भुगतान का मानक। आजकल साख का प्रचलन अधिक होने के कारण लोग भविष्य में भुगतान करने का वायदा कर कर्ज लेते हैं। इस स्थिति में मुद्रा भावी भुगतान का मानक के रूप में कार्य करती है, क्योंकि कर्जदाता मुद्रा के रूप में भुगतान लेने के लिए आसानी से तैयार हो जाता है। 18वां प्रश्न है व्यावसायिक बैंक और केंद्रीय बैंक में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो पहला है व्यावसायिक बैंक सामान्य जनता से बैंकिंग व्यवहार करता है। बैंकिंग व्यवहार करने का मतलब है कि जनता से जमा स्वीकार करता है और उनको कर्ज देता है, जबकि केंद्रीय बैंक यह बैंकिंग व्यवहार सरकार या व्यावसायिक बैंकों के साथ करता है। केंद्रीय बैंक मुद्रा का निर्गमन करता है, जबकि व्यावसायिक बैंक मुद्रा का निर्गमन नहीं करता है। व्यावसायिक बैंक साख का सृजन करता है, जबकि अर्थव्यवस्था में साख पर नियंत्रण का कार्य केंद्रीय बैंक हो जाता है। प्रत्येक देश में केवल एक केंद्रीय बैंक होता है, जबकि उस देश में एक से अधिक व्यावसायिक बैंक होते हैं। केंद्रीय बैंक सरकार के स्वामित्व या सरकार के द्वारा शासित होता है, जबकि व्यावसायिक बैंक राष्ट्रीयकृत हो सकते हैं, सरकार के द्वारा स्वामित्व में आ सकते हैं या फिर निजी भी हो सकते हैं। व्यावसायिक बैंक का उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है, लेकिन केंद्रीय बैंक का 19वां प्रश्न है उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति में परिवर्तन का समग्र मांग पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या एक उपयुक्त रेखाचित्र से कीजिए। तो एमपीसी क्या है? एमपीसी है उपभोग व्यय योग्य आय में एक अतिरिक्त इकाई से परिवर्तन होने से अंतिम उपभोग में होने वाला परिवर्तन। कहने का मतलब है कि एमपीसी बराबर होगा डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई। अब देखिए यहाँ पर हम समग्र मांग को डिनोट करते हैं टी बराबर सी प्लस आई, जहां सी बराबर उपभोग व्यय और आई बराबर निवेश है। तो अब अगर एमपीसी में परिवर्तन होगा तो उसका सीधा सा तात्पर्य होगा कि समग्र मांग में परिवर्तन, उपभोग व्यय में परिवर्तन होगा। उपभोग व्यय में परिवर्तन होने का मतलब है कि समग्र मांग में भी परिवर्तन होगा। तो उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति में वृद्धि, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति में वृद्धि, उपभोग व्यय में वृद्धि होगी और समग्र मांग में भी वृद्धि होगी तथा समग्र मांग की रेखा अपनी बाईं ओर विवर्तित हो जाएगी, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहले सी प्लस आई था समग्र मांग की रेखा, और अब उपभोग व्यय में वृद्धि होने से समग्र मांग की रेखा सी डैश प्लस आई हो जाती है। उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति में कमी होने से उपभोग व्यय में कमी होगी और उपभोग व्यय में कमी होगी अर्थात समग्र मांग में भी कमी होगी और समग्र मांग की रेखा अपनी बाईं ओर विवर्तित हो जाएगी, जैसा कि इस रेखा चित्र में आप देख रहे हैं। पहले सी प्लस आई समग्र मांग की रेखा थी और अब उपभोग व्यय में कमी आने से नई समग्र मांग की रेखा जो है वो सी डैश प्लस आई है। तो आप देख रहे हैं कि सी डैश प्लस आई जो है सी प्लस आई से बाईं ओर है। तो आज इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आपसे छोटी सी विनती है कि इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल सूर्यहंस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।